मैंने ट्रक से दरिया में छलांग तो लगा दी थी। अब मुझे डर ये था कि सिख ऊपर से फायर करेंगे। मैं अपने होशो हवास ठिकाने रखे और सांस रोक कर पूरी कोशिश करके कि ज़्यादा से ज़्यादा देर पानी के अंदर रहूं। और क्योंकि दरिया का बहाव तेज़ था, आखिर में पानी से ऊपर उठने लगा, लेकिन मेरी कोशिश पानी के अंदर ही अंदर रहने की थी। मैं पानी के बहाव की रफ्तार महसूस कर सकता था और मुझे उम्मीद थी कि मैं जब पानी से उभरूंगा तो खासी दूर पहुंच चुका होऊंगा। इसके साथ ये ख्याल भी आया कि राइफल बहुत दूर तक मार कर सकती है, सिख गार्ड मुझे निशाना बना लेंगे। सांस रोकने की हद ख़त्म हो गई और मैं पानी से उभरा। वहाँ पानी की मौजें ऊपर नीचे हो रही थीं और उन्होंने मुझे भी उसी तरह हुलारे देने शुरू कर दिए। मैंने पीछे ना देखा, देख सकता भी नहीं था कि पुल कितनी दूर रह गया है। मौजें मुझे उठा उठा कर पटक रही थीं। कुछ और आगे जाकर मैंने महसूस कर लिया कि पानी के साथ बाएं को मुड़ रहा हूँ। मैंने किनारे की तरफ तैरने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन पानी का जोर इतना शदीद था कि किनारे तक पहुंचना महाल नजर आता था। एक तो पानी का जोश और ज्यादा था और दूसरा खतरा ये नजर आने लगा कि सिख पुल से पार जाकर ट्रक दरिया के किनारे किनारे ले आएंगे और मुझे पकड़ लेंगे या दरिया ही में गोली मार देंगे। मैंने सोचा कि ट्रक वहां तक आ जाएगा या नहीं, मुझे ये मुमकिन नजर नहीं आता था, क्योंकि किनारे पर घना जंगल और टीकरियां थी। ट्रक के लिए वो इलाका दुश्वार गुजार था। आगे जाकर दरिया का पार्ट चौड़ा हो गया और दरिया दाएं तरफ को मुड़ गया। पार्ट की चौड़ाई ने सैलाब का जोश और ज्यादा कम कर दिया था, जिससे मेरे लिए तैरना आसान हो गया। मैंने अपने दिमाग को हाजिर और अकल को ठिकाने रखा, दिल पर जरा सी भी घबराहट ना आने दी। मैंने किसी भी जगह बिला वजह हाथ पांव नहीं मारे थे। मैंने सोच लिया था कि बाजुओं और टांगों को थकाना नहीं। पानी बहुत ही ठंडा था जो मेरे जिस्म को अकड़ा रहा था। मैं इतने ही हाथ पांव मारता था कि पानी की सतह पर रहूं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी दिन का 1 ही बजा होगा। सूरज सर पर आ गया था और बादल घने होते जा रहे थे। इससे अंदाजा होता था कि मींह बरसेगा। मैं खुद चाहता था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए ताकि मैं उसमें छुपा रहूं और कुछ दूर से भी कोई ना देख सके। मैं बार बार एक बात दोहराई जा रहा हूं कि मैं बिल्कुल पुरसकून था और मेरे दिल पर खौफ तो दूर की बात है, जरा सी घबराहट भी नहीं थी। और इसे मैं इस अमर की निशानी समझता था कि मेरे सर पर अल्लाह का हाथ है और मैं हर मुश्किल में से गुजर जाऊंगा और कोई खतरा मेरे रास्ते में हायल नहीं हो सकेगा। ये तो मेरा तजर्बा है कि इंसान सही रास्ते पर जा रहा हो और उसकी ज़बान पर सदाकत हो और दिल पाक हो तो इंसान बड़े से बड़े ख़तरे में से भी जिंदा सलामत गुजर जाता है और यूं महसूस होता है कि मुश्किलें आसान होती जा रही हैं। इसे आप अल्लाह की मदद कहते हैं। मैं अब किनारे पर पहुंचने के लिए जिस्म की सारी ताकत सर्फ करके तैर रहा था। दरिया का इतना तेज़ बहाव और सैलाब मुझे अपने साथ ही साथ लिए जा रहा था। आखिर अल्लाह कार की मदद से मैं सैलाब की तुंदी और तेज़ी से निकल आया और दरिया के उस हिस्से में पहुंच गया जहां पानी पुरसकून था और मैं किनारे की तरफ ज़रा कमज़ोर सर्फ करके तैर रहा था। मुझे ज़्यादा तैरना ना पड़ा क्योंकि जिस्म को ढीला छोड़ा तो मेरे पाँव दरिया की तह से लग गए। पानी की गहराई मेरी कमर तक थी। मैं पानी में चलता हुआ दरिया से निकल आया। वो बिल्कुल ही वीरान इलाका था जो घना जंगल था, लेकिन दरख्त दूसरे जंगलात से मुख्तलिफ थे। ज़्यादातर ताड़ और नारियल के दरख्त थे जो समुंदर के करीब साहिली इलाकों में होते हैं। मुझे ख्याल आया कि मैं समुंदर के करीब हूँ। वहाँ टीकरियाँ भी थीं और जंगल बहुत घना था। कोई इंसान नजर नहीं आता था। घड़ी मेरे पास थी नहीं। घड़ी कमरे में उतार कर रखी थी और जब मुझे हिरासत में लेने के लिए आए तो इतनी जल्दी मुझे ले गए कि मैं तो घड़ी भी और कुछ और भी चीज़ें कमरे में ही छोड़ आया था। मेरा अंदाज़ा था कि दिन के अभी 3 बजे हैं। मुझे बहुत जल्दी किसी आबादी में पहुंचना था। मैं जानता था कि आबादी कोई भी हो उसमें मुसलमान ही होंगे या ज़्यादातर घराने मुसलमानों के होंगे। मैं सोराबाया जाना चाहता था। मुझे मालूम था कि ये एक बड़ा शहर है और इस शहर की छावनी भी खासी बड़ी है और यहाँ अमरीकी और बरतानवी फ़ौज के हेडक्वार्टर्स भी हैं और इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर भी गालिबन वहीं था। इसके बावजूद मैं सोराबाया इस उम्मीद पर जा रहा था कि मैं किसी मुसलमान के घर में जा पहुँचूँगा और जब उन्हें बताऊँगा कि मैं इंडियन आर्मी से भागकर मुजाहिदीन के पास आया हूँ तो वो मुझे गले लगा लेंगे। ऐसा कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा था कि इंडोनेशिया का कोई मुसलमान मुझे धोखा देगा और पकड़वा देगा। मेरे रास्ते में एक ऊंची चट्टान आ गई। मैं इस ख्याल से उस चट्टान पर चढ़ गया कि ऊपर जाकर हर तरफ देखूंगा, शायद कोई आबादी नजर आ जाए। ऊपर गया तो बहुत दूर ऐसे आसार नजर आए जैसे वो बिखरे हुए झोंपड़े हैं। मैं नीचे उतरा और उस तरफ चल पड़ा। ज़मीन से वो झोंपड़े नजर नहीं आते थे। ज़रा ही दूर मुझे 2 जंगली किस्म के आदमी जाते नजर आए। वो दरिया की तरफ जा रहे थे। सिवाय छोटे से एक कपड़े के जिससे उन्होंने अपने अपने सतर ढांपे हुए थे, उनके जिस्मों पर कोई और कपड़ा नहीं था। उनके रंग स्याह थे। मैंने उन्हें पुकारा तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं उनकी तरफ चल पड़ा और वो आपस में कोई बात करके आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आने लगे। वो मुझे हैरत से देख रहे थे। मैं मुस्कुराया तो उनके होंठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई।
मेरे सर की और मेरे कपड़ों की हालत देखकर वो जान गए थे कि मैं दरिया में से निकल कर आया हूँ। मैंने दरिया की तरफ इशारा किया और फिर बाजू घुमा घुमा कर उन्हें समझाया कि मैं तैर कर निकला हूँ, और फिर कहा सोराबाया सोराबाया, और फिर हाथ और सर से इशारा किया कि ये शहर किस तरफ है। उनमें से एक मेरे पीछे आन खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखकर मुझे जरा बाएं तरफ घुमाया और फिर मेरे पहलू में आकर उस तरफ इशारा किया और कहा सोराबाया हु सोराबाया। इसका मतलब ये था कि सीधे चलते जाओ और आगे सोराबाया आ जाएगा। मैंने मुस्कुराकर और जरा झुककर उनका शुक्रिया अदा किया और वो भी मुस्कुराते हुए चले गए। मैं उस सिमत को चल पड़ा। वो इलाका दुश्वार गुजार तो नहीं था, लेकिन तेज और सीधा चलना आसान भी नहीं था, क्योंकि उस इलाके में ढेरियों जैसी टेकरियां भी थीं और खड्ड भी। जमीन कटी फटी थी और बच बच कर चलना पड़ता था। बहरहाल मैंने सिमत का ख्याल रखा और रास्ता बनाता हुआ चलता गया। अब थकन मेरे जिस्म को तोड़ने लगी थी। मैं यख दरिया में भी तैरा भी था और पैदल भी चलता रहा था और पेट भी खाली था, इसलिए थकन खासी ज्यादा हो गई थी। लेकिन मैंने भूख और थकन को अपने जहन और आसाब पर सवार ना होने दिया। कुव्वत इरादी को भी मजबूत रखा। प्यास तो महसूस ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस्म पानी से निकला था और फिजा में नमी भी ज्यादा थी। एक छोटे से खड्ड से बचने के लिए मैं उसके किनारे किनारे गुजरने लगा तो उसके बिल्कुल साथ एक बड़ा दरख्त था। मुझे उस दरख्त का सहारा लेना पड़ा। मैंने हाथ तने से लगाया और उधर देखा नहीं। मैंने महसूस किया कि दरख्त का तना खुरदरा नहीं जैसे हर दरख्त का होता है, बल्कि यूं लगा जैसे मैंने किसी इंसान के जिस्म पर हाथ रख दिया हो। इंसान का जिस्म भी तो इतना नरम नहीं होता। मैंने उधर देखा तो कोई चीज़ मुतहर्रिक नजर आई जिसका रंग दरख्त जैसा ही था। मैं तो जंप लगाकर 3-4 कदम आगे जा पड़ा और फिर पीछे देखा। मेरा दिल बड़ी जोर से धक धक करने लगा। वो एक अजदहा था जो तने के साथ लिपटा हुआ ऊपर जा रहा था। उसकी मोटाई बिला मुबालगा 8-9 इंच थी, 10 इंच भी हो सकती थी। उसका मुंह एक तहन तक पहुंच गया था और दुम अभी जमीन से जरा सी उठी थी। इससे अंदाजा करें कि उसकी लंबाई कितनी थी। मेरा हाथ लगने से वो रुक गया था और उसने मुंह नीचे लटका लिया था। मैंने वहां से भागने ही में आफियत जानी। बाद में पता चला था कि इंडोनेशिया के जंगलों में दरख्तों पर रहने वाले अजदहा अक्सर पाए जाते हैं, लेकिन ये इतने खतरनाक नहीं होते कि इंसान को ही निगल जाएं। जंगल के छोटे छोटे जानवरों को और दरख्तों पर बैठे हुए परिंदों और उनके बच्चों और उनके अंडों को अपनी रोजमर्रा की खुराक बनाए रखते हैं। मैं वहां से तेजी से आगे चल पड़ा जैसे मेरे जिस्म में नई ताकत आ गई हो। मुझे वो मकानात नजर आने लगे जो मैंने चट्टान पर चढ़कर देखे थे। वहां से वो यूं नजर आए थे जैसे ये आम सी किस्म के झोंपड़े हों, लेकिन ये झोंपड़े नहीं बल्कि अच्छी किस्म के मकानात थे। उनमें कुछ एक दूसरे से मिले हुए थे और कुछ अलग थलग थे। घना जंगल पीछे रह गया था और दरिया तो 6-7 मील दूर चला गया था। मैंने बड़ा लंबा और मुश्किल सफर तय कर लिया था। अब आगे दरख्त तो थे, लेकिन दूर दूर थे, और मुझे पक्का रास्ता भी नजर आ गया जो उस बस्ती की तरफ जाता था। उस छोटी सी बस्ती के पसे मंजर में मुझे एक शहर नजर आने लगा था, लेकिन अभी मकानों की मुंडेरें ही नजर आती थीं। मैं आगे बढ़ता गया। ये घर मुसलमानों के ही हो सकते थे। सोचा कि मैं किसी घर के दरवाजे पर जा दस्तक दूंगा और जब अपना तारुफ करवाऊंगा तो वो लोग मेरा पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। एक मकान दूसरों से अलग और मेरे करीब था। मैं उसी तरफ चल पड़ा। सूरज मगरिब की तरफ नीचे चला गया था। मैं अभी उस मकान से कुछ दूर ही था कि मकान के पिछवाड़े से एक जवान लड़की सामने आई और उसने मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ ऊपर करके हिलाया और वो तेजी से मेरी तरफ आ गई। मैं रुक गया और वो तेज चलती मेरे सामने आ रुकी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने पायजामा पहन रखा था और ऊपर फराक नुमा लंबी कमीज थी। उसने सर पर स्कार्फ बांधा हुआ था। लड़की जवान थी और गोरे रंग की थी और बड़ी खूबसूरत थी। मुस्लिम, मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा। इंडियन आर्मी, मुस्लिम, मुस्लिम समा समा। मर्दी का, लड़की ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा। मुस्लिम, मुस्लिम समा समा। उसने अपने घर की तरफ इशारा किया और कुछ कहा जिसका मतलब यही हो सकता था कि आओ मेरे घर चलो। मैं उसके साथ चल पड़ा। इंडियन आर्मी, लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने बड़ी खुशी से ऊपर नीचे सर हिलाया कि हाँ, मैं इंडियन आर्मी से आया हूँ। अब उसने दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर कहा, मुस्लिम मर्दी का। उसने कुछ और भी कहा जो मैं ना समझ सका। मकान चबूतरे पर बना हुआ था। चबूतरे की 4-5 सीढ़ियां थी और बाहर बरामदा भी था। मैं लड़की के साथ सीढ़ियां चढ़ गया और लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैं उसके साथ अंदर गया तो ये घर बड़ा ही साफ सुथरा नजर आया। हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। लड़की ने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और दौड़ती हुई कमरे से निकल गई। वो वापस आई तो उसके साथ एक आदमी था जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा लगती थी। उसका लिबास खालिस्तान इंडोनेशियन मुसलमानों जैसा तो नहीं था, लेकिन गैर मुस्लिमों जैसा भी नहीं था। उस आदमी ने अंदर आकर मुझे बाजुओं में लेकर गले लगाया। फिर उसने बड़े प्यार से मुझे कुर्सी पर बिठाया। वो बार बार लफ्ज़ मुस्लिम मुर्दी का और मुस्लिम समा समा कहता था। मैं ये तो जानता था कि वो इंडोनेशियन ज़बान बोल रहा था। मैंने इशारों में उसे बताया कि मैं दरिया तैर कर यहाँ तक पहुँचा हूँ।
उस आदमी के साथ बात करते हुए मुझे कुछ सबूलत मिल गई कि वो कोई लफ्ज़ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करता था। फिर एक औरत कमरे में आई जिसकी उम्र 50 साल से कुछ ही कम लगती थी। मुझे समझने में देर ना लगी कि वो इस आदमी की बीवी और उस लड़की की माँ थी। उसने भी मुझे अपने बाजुओं में लेकर मेरा माथा और फिर मेरे गाल चूमे और बिठा दिया। मैंने इशारे से उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। ये औरत तो जैसे तड़प उठी हो। उसने इशारे से कहा कि ठहरो, अभी बंदोबस्त करती हूँ। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि ये औरत एक ट्रे उठाए कमरे में आई और एक तपाई घसीट कर मेरे आगे कर दी और ट्रे उस पर रख दी। ये चाय थी और उसके साथ ऑमलेट थे और मछली तो बेशुमार थी। डबल रोटी के स्लाइस भी थे। मैं तो महफिल के और खाने के आदाब भूल ही गया और उन चीज़ों पर हल्ला बोल दिया। जब मेरा पेट भर गया तो मैं शर्मिंदगी सी महसूस करने लगा कि ये लोग कहेंगे कि ये जंगली कहाँ से आ गया है। उसके बाद लड़की ने मुझे एक पजामा और कमीज़ और तौलिया दिया और बाजू से पकड़कर मुझे उठाया और गुस्ल खाने में छोड़ आई। मैं बड़े इत्मीनान से नहाया, साबुन से अपना जिस्म पाक साफ किया और तौलिए से जिस्म पोंछकर कपड़े पहने और वापस उसी कमरे में आ गया। मैंने देखा कि उस कमरे में कोई भी नहीं था। सूरज गरूब हो चुका था और कमरे में एक लालटेन जल रही थी। मैंने तन्हाई सी महसूस की और कुछ देर इंतज़ार किया कि मेरे मेज़बानों में से कोई ना कोई तो कमरे में आएगा, लेकिन यूं मालूम होने लगा जैसे इस घर में कोई नहीं रहता। मैंने सोचा खुद ही बाहर निकल कर देखता हूँ। पेट भर चुका था और मैंने गुस्ल कर लिया था। इससे मेरी तबीयत बहाल हो गई थी और मैं अजीब सी ताजगी महसूस कर रहा था। मैंने बंद दरवाजे को ज़रा सा धकेला तो दरवाज़ा ना खुला, ज़रा ज़ोर से धकेला तो भी ना खुला और मुझे पता चल गया कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। कमरे की एक ही खिड़की थी जिसमें सलाखें लगी हुई थीं। उस कमरे के साथ दूसरा कमरा था और उन दोनों कमरों के दरमियान में दरवाज़ा था। मैंने दरवाज़ा खोला। उस कमरे में अंधेरा था। मुझे वैसे ही कोई वहम सा होने लगा। मैं ये तो महसूस कर ही रहा था कि इंडोनेशियन मुसलमानों के घर इस तरह नहीं होते। मैंने लालटेन उठाई और दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ 3 चारपाइयाँ बिछी हुई थी और एक दीवार के साथ कारंस थी। कारंस पर कुछ चीज़ें डेकोरेशन के अंदाज से बड़े करीने से रखी हुई थीं। एक जवान आदमी का फोटो भी फ्रेम में लगा हुआ रखा था और दरमियान में बहुत बड़ी फ्रेम में लगी हुई हज़रत ईसा की पेंटिंग थी जिसमें हज़रत ईसा को सलीब के साथ लटका हुआ दिखाया गया था। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां डाल दी हों। ये लोग मुसलमान नहीं थे और जाहिर है ये वलंदेजी थे। तब मुझे लड़की का चेहरा याद आया जो बहुत ही खूबसूरत था और ये खूबसूरती वलंदेजी औरतों की ही हो सकती थी। एक दीवार के साथ एक बड़े साइज़ की अलमारी रखी हुई थी। मैंने अलमारी खोली, उसमें कपड़े और ऐसी ही कुछ चीज़ें रखी थीं और एक खाने में 3-4 किताबें पड़ी थीं। मैंने एक किताब उठाकर देखी तो ये बाइबल यानी इंजील थी। अब तो कोई शक न रहा कि ये लोग मुसलमान नहीं। अलमारी में एक खाना नीचे से ऊपर तक लंबूतरा था। मुझे ये देखकर बेतहाशा खुशी हुई कि उसमें एक दोनाली बंदूक रखी थी और अलमारी के साथ कारतूसों की बेल्ट लटक रही थी। मैंने बंदूक और बेल्ट वहाँ से निकाल ली और अलमारी बंद कर दी। मैंने दिमाग को हाजिर रखा और अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी। मैंने सोचा कि ये लोग अच्छे खासे अहमक हैं। ये तो मैं समझ ही गया था कि उस लड़की ने मुझे धोखा दिया था और अब कमरा इसलिए बाहर से बंद कर दिया है कि मुझे बंद करके वो आदमी पुलिस को इत्तला देने के लिए चला गया है। लेकिन जाहिल आदमी ने यह ना सोचा कि साथ वाला कमरा खुला था और उसमें बंदूक और कारतूस रखे हुए हैं। मैं वापस उसी कमरे में आया और लालटेन रख दी। अब मुझे तेज़ी से सोचना और उससे ज़्यादा तेज़ी से हरकत करनी थी। एक ख्याल ये आया कि बंदूक के बट से मैं दरवाज़ा तोड़ दूं और भाग जाऊं, और दूसरा ख्याल ये आया कि दरवाजे पर दस्तक दूं और घर का कोई फ़र्द आ जाए तो मैं उससे बंदूक की नाली पर पूछूं कि अपनी असलियत बताओ क्या है। मुझे ये सूरत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारे। थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा खुला और वही लड़की अंदर आई। वो हंसती हुई आई थी और उसने मुझे बाजुओं में ले लिया। मेरे हाथ में बंदूक थी। मैंने लड़की को हल्का सा धक्का देकर अपने जिस्म से अलग किया और बंदूक की बैरलें यानी नालियाँ झुकाकर उसमें 2 कारतूस डाले और नालियाँ लॉक कर दी। नालियाँ लड़की के सीने के साथ लगा दी। लड़की ज़रा सी भी ना डरी। उसने बड़े इत्मीनान से अपने हाथ से बंदूक एक तरफ कर दी और फिर मेरे साथ बगलगीर हो गई और मेरा मुंह चूमने लगी। मैंने उसे फिर धक्का दिया और कहा, डच, यू डच। वो अपने सीने पर हाथ रखकर बार बार कहती थी, मुस्लिम, मी मुस्लिम, नो डच, मुर्दीका, मुर्दीका। मैं उससे पूछना चाहता था कि तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ कहाँ हैं, लेकिन ज़बान की मजबूरी थी। बहुत इशारे किए, लेकिन उस लड़की ने यह हरकत की कि पजामा उतार दिया और मुझे गुनाह की दावत देने लगी। सर पर स्कार्फ नहीं था और मैं उसके बाल देख रहा था जो बड़ी कशिश वाले थे। सही अल्फाज में तो ये कहूँगा कि बाल इश्ताल अंगेज थे। ये मैं पहले आपको सुना चुका हूँ कि वलंदेजी औरतों का किरदार अच्छा नहीं था और वो राशन, शराब और सिगरेट के एवज़ अपनी इज्जत और अपना जिस्म पेश कर देती थीं और ये उनका कल्चर बन गया था। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि मेरे लिए यह कितना सख्त इम्तहान था। मैं कोई फरिश्ता तो नहीं था, आखिर एक देहाती और फौजी था
और घर से निकले हुए बरसों गुजर गए थे। मैं ये भी बयान नहीं कर सका कि यह लड़की किस कदर खूबसूरत थी और उसके जिस्म में कैसा जादू था, लेकिन मैंने आंखें बंद कर लीं और अल्लाह को दिल में रख कर दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, इस इम्तहान से मुझे निकाल दे और ये एक मौजज़ा होगा। लड़की नीम बरहना हो चुकी थी और उसने ऐसे अंदाज से गुनाह की दावत दी थी जिसे शायद ही कोई जवान आदमी ठुकरा सकता। लेकिन अल्लाह ने मेरी ये मदद की कि अब वो मेरी तरफ आई तो मैंने फ़ौज में जिस तरह संगीन बाजी की ट्रेनिंग ली थी उसी तरह बंदूक का बट अपनी कोहनी के नीचे करके पूरी ताकत से उसके मुंह पर मारा। यह ज़रब तो कोई हट्टा कटा आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लड़की पीछे गिरते गिरते दीवार के साथ जा लगी और फर्श पर गिरी। फिर उसके जिस्म ने कोई हरकत ना की। मैं कमरे से निकल गया। अब वहां रुकना और मजीद तहकीकात के लिए मकान को देखना खुदकुशी के बराबर था। बाहर अंधेरा छा चुका था। मैं मकान से निकल आया और एक तरफ चल पड़ा। ये तो मुझे मालूम हो गया था कि सोराबाया का शहर किस तरफ है। मैं दरअसल शहर में दाखिल हो चुका था। ये शहर का मज़ाफ़ाती इलाका था। मैंने सबसे पहले मुंह आसमान की तरफ करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने शैतान का इतना सख्त हमला नाकाम बनाने की हिम्मत अता फरमाई थी। मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा ताकत दे रखी है। ये हमारी बदबख्ती है कि हम उस ताकत को इस्तेमाल नहीं करते और ज़रा मौका मिलता है तो शैतान के आगे हथियार डाल देते हैं। मैं अभी वहाँ से चला ही था कि बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और एक टॉर्च जली और बुझ गई और फिर ये आवाज़ें करीब आने लगीं। टॉर्च थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जलती बुझती थी और फिर मैं कदमों की आहट भी सुनने लगा जो बड़ी तेज़ी से करीब आ रही थी। मैं मकान की ओट में हो गया। मकान के पिछवाड़े की खिड़की में से रोशनी बाहर जा रही थी। उस रोशनी में जब वो लोग आए तो लड़की के बाप को तो मैंने पहचान लिया क्योंकि उसे मैं पहले देख चुका था, लेकिन ये अच्छी तरह ना देख सका कि उसके साथ दो आदमी कौन थे। किसी हद तक मुझे यकीन हुआ कि ये मिलिट्री पुलिस के अंग्रेज सार्जेंट थे या एक ऑफिसर था और दूसरा सार्जेंट था। अलबत्ता ये यकीन तो था ही कि ये फौजी थे और मुझे गिरफ्तार करने आए थे। इसमें कोई शक नहीं था कि उन्हें लड़की का बाप लाया था। मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि छावनी दूर नहीं। लड़की का बाप उन फौजियों को 1 घंटे के अंदर अंदर ले आया था। मैं ऐसी पोजीशन में था कि यके बाद दीगरे दोनों कारतूस फायर करके उन तीनों को मार सकता था। कारतूस के छर्रे फैलकर तीनों को बड़ी आसानी से गिरा लेते, लेकिन वो मौका ऐसा नहीं था कि मैं फायर करता। उन तीनों को तो मैं ख़त्म कर देता, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती थी जो मेरे लिए बड़ा ख़तरा बन जाती। वो तीनों मकान के दूसरे पहलू से आए और मैं दबे पांव अपनी ओट से हटा और एक तरफ को चल पड़ा। मैं तेज़ ना दौड़ा क्योंकि मेरे कदमों की आहट मेरी निशानदेही कर सकती थी। उस मकान से कुछ दूर आकर मैं तेज़ चलने लगा और फिर दौड़ पड़ा। एक जगह रुक कर पीछे देखा। टॉर्च की रोशनी मकान से बाहर घूम फिर रही थी। वो लोग मुझे तलाश कर रहे थे। मैं फिर दौड़ पड़ा और अगली आबादी करीब आने लगी। बंदूक और कारतूसों की बेल्ट मेरे पास थी। ज़रा गौर फरमाएं कि उन वलंदेजियों की लड़कियां इंडोनेशिया की जंग आज़ादी को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या रोल अदा कर रही थी, और फिर लड़की के बाप की कार्रवाई पर गौर करें। मैं दौड़ते दौड़ते थक गया तो चलने लगा और ज़्यादा दूर नहीं गया था कि अच्छी किस्म के झोंपड़ों की बस्ती शुरू हो गई। मेरी परेशानी अब ये थी कि मैं अंधाधुंध किसी दरवाजे पर दस्तक देने से घबरा रहा था। ये ज़रूरी नहीं था कि वो घर मुसलमान का ही होता। मैं एक गली में जा रहा था तो एक मकान के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। दरवाजे के सामने से गुजरा तो दरवाज़ा खुला हुआ देखा। आगे सहन था और उसके आगे बरामदा था और उसके आगे कमरा था और कमरे और बरामदे में दिए जल रहे थे। ये समझने में देर ना लगी कि ये मस्जिद है। तब मैंने ऊपर देखा तो 2 लंबूतरे मीनार नजर आए, लेकिन गुंबद नहीं था। उस घर में दाखिल होने से मुझे कोई रोक नहीं सकता था। मैं अंदर चला गया। मैंने पेशावरी चप्पल पहन रखे थे, ये उतारे और अंदर चला गया। मस्जिद के अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो एक आदमी दिया सामने रखे तिलावत कुरान कर रहा था। लोग इशा की नमाज पढ़कर जा चुके थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता उस शख्स के करीब गया तो उसने कुरान मजीद से नजरें उठाकर मुझे देखा। मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा और उसके पास बैठ गया। वो इंडोनेशियन था। उसने ये तो देख ही लिया था कि मैं इंडोनेशियन नहीं हूँ और मैं यकीनन हिंदुस्तानी हूँ। मैंने उससे पूछा कि वो उर्दू समझ सकता है। थोड़ा थोड़ा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने कुछ इशारों में और कुछ अल्फाज में उसे बताया कि मैं अंग्रेज़ों की फ़ौज से भाग आया हूँ और मुजाहिदीन के पास जाना चाहता हूँ। उसने कुरान बंद कर दिया और एक हाथ मेरे कंधे पर रख कर और सर हिलाकर और मुस्कुराकर खराज तहसीन पेश किया। मैं उसे इशारों में समझाना चाहता था कि मुझे गोरीलों के किसी कमांडर तक पहुंचा दे। मालूम नहीं वो मेरी बात समझा था या नहीं। वो इतनी सी तो बात समझ गया था कि मैं उसके पास आया हूं और अब ये उसका फ़र्ज़ है कि वो मुझे अपनी पनाह में ले ले।